एडेक्समी स्कूल्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम क्लास 6 से लेकर सेकेंड ईयर तक तमाम सब्जेक्ट्स की मुकम्मल लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। तो क्लास 6 से लेके सेकेंड ईयर तक के तमाम स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर आएं और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को क्लिक करके साबका लेक्चर्स और जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आज हम जनरल साइंस क्लास 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक नया सिलेबस जो आया है वो वाली बुक है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्लास 8 की साइंस के अंदर क्या क्या है। इसमें चैप्टर्स इस तरह से रखे गए हैं, जिस तरह क्लास 6 और 7 में आपने देखा था कि स्टार्ट में बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री के होते हैं और उसके बाद फिजिक्स के होते हैं और लास्ट पे टेक्नोलॉजी के या स्पेस साइंस के चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे ही आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझने को मिलेंगी कि बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है और फिजिक्स क्या है। तो वहाँ पे जाके आपके लिए ये बात समझनी बहुत आसान होगी कि ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे एडवांस फॉर्म में आपको पढ़ाई जाएंगी, ये 6ठी 7वीं 8वीं की क्लास की जो साइंस है उसके अंदर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है इकोलॉजी। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये देखिए। पहला एक क्वेश्चन है, उसको देखिए कि व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या वजह है कि जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद हाउ डज द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम डिस्टर्ब। किसी इकोसिस्टम का, अभी मैं आपको इकोसिस्टम समझाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि इकोसिस्टम का मतलब कोई भी माहौल है। जिस तरह हम रहे हैं तो हमारा भी एक माहौल है, पानी में रहने वाले जानवरों का भी कोई माहौल है, पहाड़ी एरिया में रहने वाले जानवरों का भी कोई माहौल है। ठीक है, तो माहौल इकोसिस्टम को आप माहौल समझ लें, ये मैं आप डिटेल से आपको समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये 3 मेजर चीजें हैं जिनको आपने डील करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। आप पीछे पिक्चर देखिए, ये एक शीशे का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर एक ट्री है। ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपके ये जो अर्थ है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो माहौल है, उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा। तो हमने 3 क्वेश्चन को बड़े लेवल पे देखना है। इन तीनों क्वेश्चंस को आपने माइंड में रखना है। अब देखते हैं, आपके माहौल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। वो टर्मिनोलॉजी भी आपने देखनी है, उनकी डेफिनेशंस को भी देखते हैं और उसके साथ साथ फिर इकोसिस्टम की भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके इर्द गिर्द के एरिया जो है वहां पे 2 किस्म की चीजें पाई जा सकती हैं, या तो लिविंग चीजें होंगी या फिर नॉन लिविंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आप बैठे हैं आपके इर्द गिर्द कोई परिंदा बैठा हो सकता है, आपके आमने सामने कोई जानवर फिर रहा हो सकता है, बाकी इंसान हो सकते हैं, और आपके सामने कोई टेबल, कोई बेड, कोई कॉट या कोई दीवार भी होगी। तो इनमें आपने डिफरेंस पैदा करना है कि इनमें से कौन सी चीजें लिविंग हैं और कौन सी नॉन लिविंग है। अब साइंटिफिकली जो चीजें लिविंग हैं, अब लिविंग कौन सी हैं, नॉन लिविंग कौन सी हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि लास्ट क्लासेस में आपने ये पढ़ा है। तो जो चीजें लिविंग हैं उनको हम माहौल यानी इकोसिस्टम की टर्मिनोलॉजी में बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। वही बात, मुर्गी हो गई, कोई परिंदा हो गया, कोई जानवर हो गया, या फिर कोई दूसरे इंसान हो गए जो जानदार हैं, लिविंग हैं, उनको हम बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं।
और इनके अलावा जो दीवार है, चेयर है, टेबल है, मिरर है, वगैरह वगैरह, वो हो जाएंगे नॉन लिविंग। इनको साइंटिफिकली हम कहते हैं अबायोटिक, या इसको समझाने के लिए कुछ टीचर्स ए बायोटिक भी कहते हैं, ठीक है, इसको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक शेप को समझने के लिए कि जो अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हैं उनका इंटरेक्शन होता है बायोटिक के साथ, और यहां से ही फिर प्रोड्यूस हो रहते हैं अबायोटिक। बहुत सारे बेजान ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, और हमारी जिंदगियों से बेजान चीजें प्रोड्यूस भी हो रही हैं, लिहाजा इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। अगली चीज है कि ये जो रिलेशनशिप है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माहौल के अंदर पाए जाते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए साइंस की जो ब्रांच इसको डील कर रही है, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजी। और वो वाला सिस्टम, अब हम बात करने लगे किसी भी जानदार की सराउंडिंग, किसी भी जानदार का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इर्द गिर्द, जहां पे उससे रेलेवेंट जानदार और बेजान चीजें पाई जाती हैं जिनसे उनका ताल्लुक है, वो तमाम चीजों का एक कलेक्टिव नाम रखा गया है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। द सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस between biotic and abiotic component of the environment is called ecosystem। मैंने कहा था कि अभी आप इकोसिस्टम को माहौल समझ लें, लेकिन माहौल याद रखिए ये है आपके इर्द गिर्द की जो सिचुएशन है, दैट्स योर एनवायरमेंट, ठीक है। उस एनवायरमेंट के अंदर जो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, आप भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप दरख्तों से साया हासिल करते हैं, वो भी आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप पानी पीते हैं, वो भी आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई अजाफी चीज पड़ी हुई है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इर्द गिर्द अगर कोई झील है, कैनाल है, तो वहां पे आप जाइए, उसके अंदर मछलियां या बाकी जो टॉर्टस वगैरह इस किस्म की चीजें होंगी, उनके लिए कुछ उसके अंदर हर्ब्स मौजूद होंगी जहां से वो अपनी खुराक लेते हैं। आपके लिए वो हर्ब्स जो हैं उनका कोई फायदा नहीं है। वो चीजें जो वहां पे उस माहौल के अंदर रहने वालों के लिए इंटरैक्टिव हैं, वो उनके इकोसिस्टम का हिस्सा है। आपके सामने भैंस जो बांधी हुई है आपने, या आपके सामने कोई और चीज है या परिंदा है कोई, आप चलें हैन समझ लें, मुर्गी समझ लें, उसके अंडे आप खाते हैं, उसका गोश्त आप खाते हैं, ये वाली चीजें किसी भी किसी और एनवायरनमेंट में रहने वाले जानदार के लिए जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है, लिहाजा ये उसके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। इस बात को समझ लें कि आपका इकोसिस्टम उन चीजों पे बेस करता है, उन चीजों से बनता है जिनका आपसे कोई ताल्लुक है। बस इतना सा फर्क है एनवायरनमेंट में और इकोसिस्टम में। एनवायरनमेंट में तो सारी चीजें आ रही हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द हर चीज नजर आ रही है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं भी है, वो भी आपके एनवायरनमेंट में। लेकिन उस एनवायरनमेंट से वो चीजें पिक करें जिनका आपसे लेना देना है, वो आपका इकोसिस्टम बनाती हैं। वो दो किस्म की हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आई होप कि आपको एक इकोसिस्टम का कंसेप्ट आपके माइंड में बन गया होगा। इन एन इकोसिस्टम अबायोटिक जो मैटर्स होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये प्लांट यूज कर रहे हैं, सनलाइट को यूज करके खुराक बना रहे हैं। ये वाली फूड जो है, ये प्लांट खुद भी यूज करता है और दूसरे जानवर भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके और फंक्शन देखें, ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोटिक कंपोनेंट फूड चेन बनती है। अब ये इसको थोड़ा सा समझें कि ये देखें, उसने सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ली, उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया। ये क्लास 7 में आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब आप रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पढ़ रहे थे। तो शूट सिस्टम के अंदर
प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, वो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा। अच्छा, यहां से देखिए कि ये फॉसिल फ्यूल वगैरह ये सारी चीजें हैं, इनसे देखिए जरा, फॉसिल फ्यूल यहां पे जल रहा है। फॉसिल फ्यूल क्या है? कोयला। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट यूज कर रहा है, यूज करने के बाद ये फूड बना रहा है, और ये फूड कौन खा रहा है? ये जिस तरह ये ट्री बना रहा है ना फूड, इसी तरह ये घास भी फूड बना रही है। इसको कौन खा रहा है? एनिमल। और एनिमल को हम भी खा रहे हैं। लिहाजा अब ये प्लांट हो गया, ये सन हो गया, ये फैक्ट्री हो गई, ये फॉसिल फ्यूल हो गया, ये काऊ, ये सारी चीजें अब हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। एनवायरमेंट का नहीं, एनवायरमेंट एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें होंगी जो हमसे रेलेवेंट नहीं होंगी। ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो इसके अंदर चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटर कनेक्टेड होती हैं। हम किसी के काम आ रहे हैं, कोई हमारे काम आ रहा है, और आगे उसके कोई और चीज काम आ रही है, और वो किसी और के काम आ रहा है। ये चीजें बड़ी एक वेब बनाती हैं, लाइक ए बी सी, इनका आपस में कोई ताल्लुक है, इनका भी आपस में कोई ताल्लुक है, और इनका कोई आपस में ताल्लुक है। ठीक है। अब ये समझें प्लांट है, प्लांट को खाया है काऊ ने। ठीक है, काऊ को हमने खा लिया। हमने सीधा प्लांट नहीं खाया, प्लांट का फ्रूट खा लिया। तो कुछ अब दरमियान से गाय को निकाल दें तो डायरेक्टली हम जो मिल्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं काऊ से, या गोश्त प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो हमें प्लांट नहीं देगा अगर हम दरमियान से इसको निकाल दें। लिहाजा जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इंटरकनेक्टेड या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर वो वहां से रिमूव किए जाएं तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। वो जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दिखाया था मैंने आपको, ये वो वाली बात है। और अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो पिक करने, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट ऑक्सीजन प्लांट ने बनाई, और वो हमने और बाकी जानवरों ने यूज की, और इन जो कार्बन डाइऑक्साइड इस फैक्ट्री ने बनाई थी वो प्लांट ने यूज की। अभी जस्ट इस चीज को समझाया गया है यहां पे। नेक्स्ट चलते हैं। वो सारी बात जो ऊपर वाली पिक्चर में मैंने आपको समझा दी है, वो यहां पे दोबारा रिपीट की गई है। आप खुद इसको समझ लें कि ऑक्सीजन दी है इसने, और ये काऊ है, इसकी जगह पे हम भी होते तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहे हैं ना। ये एक रिलेशन बन गया। इसने क्या किया था? इसने लाइट दी थी, पानी जमीन से आया था। क्लास 7 में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा है, वहां से ग्लूकोज बना। इसके पत्तों में भी ग्लूकोज मौजूद है, और नीचे जो घास है ये भी तो प्लांट ही है ना, यहाँ पे भी ग्लूकोज मौजूद है। ग्लूकोज की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। इसको इनटेक किया काऊ ने, और काऊ ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, तो वो प्लांट ने लेकर दोबारा से फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। अब जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है वो ये भी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि 99% पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है ऊपर, तो ये बादल बन रहे हैं। ठीक है, और ये हीट सूरज दे रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए भी और इवेपोरेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका ये छोटा सा वर्ड लिखा एटमॉस्फेयर, इसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है, बारिशें पड़नी है, ये सारी चीजें इसी प्रोसेस से निकलती हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग आपने करनी है, इसको जरा पढ़ना है कि कौन ऑक्सीजन देता है, ये पिक्चर में लिखा हुआ भी है। और फिर जो मैटर्स बन जाते हैं, डेड मैटर्स, फॉर एग्जांपल ये काऊ या कोई भी जानवर जो है वो जब मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करके वो फूड दोबारा फिर इन्हीं पौधों को दी जाती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ नेचर। तो ये ब्रेन टीजर है कि व्हाट आर फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? हमसे हजारों या लाखों साल पहले
जो दुनिया बस रही थी, वहां पे दरख्त भी थे, वहां पे जानवर भी थे। तो जो अर्थ की ऊपर वाली तह में चेंजेस आई हैं, तो कुछ दरख्त इसके नीचे दब गए हैं, कुछ जानवर दब गए हैं। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी एक लंबा प्रोसेस है कि वो कोयला कैसे बनता है, ठीक है। और वो कोयला हो गया, उसके साथ गैस हो गई, पेट्रोलियम, ये जहां से डीजल गैस सारी चीजें आपकी बन रही हैं, ये सारी फॉसिल फ्यूल्स हैं। और फॉसिल क्या होते हैं कि बहुत देर पहले जो जानदार जमीन तले दब जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर से वो एक मखसूस किस्म के मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। पुराने जानवर या जानदार जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और उनसे जो मटेरियल बनता है जिसको हम जला सकते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इस किस्म की चीजें, उनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब आपको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल अगर पेट्रोल भी है तो पेट्रोल के बगैर गुजारा नहीं है, फॉसिल फ्यूल में अगर नेचुरल गैस है तो गैस के बगैर गुजारा नहीं है, डीजल है तो उसके बगैर गुजारा नहीं है, कोयला है तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए था। 1.2 हमारा ये आ गया टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। जाहिर है जब चीजें फ्लो कर रही हैं, ये मैंने बताया कि यहाँ से कोई केमिकल यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ रही है, इससे कोई ऑक्सीजन जा रही है, वगैरह वगैरह। अब अगर ये वाली चीजें मूव कर रही हैं, किसी साइकिल में घूम रही हैं, किसी फ्लो के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी भी फ्लो कर रही है। क्योंकि एट द एंड इसके अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है वो किस काम के लिए बन रहा है, वो भी तो एनर्जी के लिए बन रहा है ना, ग्लूकोज से भी तो एनर्जी बननी। और इसके पत्ते ये कऊ खा ले या इस घास को खा ले, ये भी एट द एंड एनर्जी के लिए खा रही है। इसको हम इससे दूध ले रहे हैं, इसका गोश्त अगर खा रहे हैं तो हम भी एनर्जी के लिए खा रहे हैं, और एनर्जी हर जानदार को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। देखते हैं। We know that organisms need energy for their life activities. They get energy from food. अब फूड की डिफरेंट टाइप्स हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड एंटर होती है ना, एंटर, वो प्लांट्स के थ्रू होती है। याद रखें, प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में जब एनर्जी ने एंटर होना है ना, तो वो प्लांट से होना। अब प्लांट को खाएगी, कौ ने खा लिए, कौ को ह्यूमन ने खा लिया। ह्यूमन जब इसकी जिंदगी खत्म होती है तो ये डिकम्पोजिशन होती है इसकी, वो दोबारा फिर प्लांट्स के लिए एक फ्यूल बन जाता है, प्लांट्स के लिए एक जो फर्टिलाइजर बन जाता है। और इसके अलावा कौ का जो वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर जो इसके फाजिल मादाजात होते हैं, या ह्यूमन के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो जो चीजें एक्सक्रीट की जाती हैं, वो भी तो हम प्लांट्स को ही दे रहे हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर भी तो हैं। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इससे भी हम एट द एंड फर्टिलाइजर ही बना रहे हैं ना। तो प्रोड्यूसर के थ्रू एनर्जी आ गई पूरे इकोसिस्टम के अंदर, और वो फिर इस तरह से फ्लो करती है। अब यहां से कुछ टर्म आपने याद रखनी है। वो तमाम जानदार जो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो तमाम जानदार जहां से एनर्जी या फूड, पहले फूड की बात करते हैं ना, फूड होगी तो एनर्जी होगी। जिनके थ्रू फूड एंटर होती है किसी इकोसिस्टम, उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं।
और प्रोड्यूसर को खाने वाले कंज्यूमर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कऊ भी खा रही है प्लांट्स को, उसके बाद कऊ को भी कोई खा रहा है। अब जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर को, वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, या उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्ब, हर्ब से वर्ड निकला है, हर्ब छोटे प्लांट्स को कहते हैं। एनिमल्स ने इनको ईट कर लिया, उनको वो एनिमल्स। अब यहां पे अगर आप रैट, रैट एक छोटा सा जानवर है, उसने घास खा ली है, घास खाने के बाद ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर। इसको अगर किसी बड़े परिंदे ने खा लिया है, रैट को, या बिल्ली ने इसको खा लिया है, तो बिल्ली जो है वो बन जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर बिल्ली किसी बड़े जानवर के हत्थे चढ़ गई है, तो वो बन जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। अब यहां पे देखें उसने कार्निवोर्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 दर्जे से आगे जब कंज्यूमर होगा, तो उसने, जाहिर सी बात है कि उसने किसी जानवर को ही खाना है। पौधे को पौधा तो नहीं ना आगे से आगे खाई जाएगा, पौधे को किसी जानवर ने खाना है, और उस जानवर को आगे किसी जानवर ने जब खाना है, तो वो कार्निवोर्स होंगे। कार्निवोर्स क्या होते हैं? गोश्तखोर, गोश्त खाने वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर चीज खा लेते हैं, इंसान। ठीक है, इंसान ऐसे हैं, ये प्रोड्यूसर को भी खा लेते हैं, कंज्यूमर को भी खा लेते हैं। कौ एक प्राइमरी कंज्यूमर है ना, उसको हम खा लेते हैं, हलाल है हमारे लिए। और प्रोड्यूसर में आप कितनी सब्जियां खाते हैं? आप कच्ची भी खा लेते हैं। लिहाजा इनको, जो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स हैं, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स हैं, जो दोनों को खा लेते हैं वो ओमनीवोर्स हैं। इन डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। और ओमनीवोर्स में इंसान आते हैं, हम हर चीज खा जाते हैं। अब जब इन चीजों को आगे से आगे यूज किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाने और खाए जाने का जो प्रोसेस है, सारी दुनिया में खाने पीने की बातें हो रही हैं, तो चलें यहां भी खाने और खाए जाने की बात हो रही है। और इसमें सनलाइट एनर्जी स्टोर होती है जो प्लांट के अंदर, उसमें एज केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वहां से फिर चलती है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या ओमनीवोर्स। वही ग्लूकोज जो है आपका, जो प्लांट ने बेचारे ने बनाया था, उस पे सारा जहान जी रहा है। अब देख लें हम प्लांट से कितना प्यार करते हैं। वो प्लांट्स, वो ट्रीज जो सारे जहान को चला रहे हैं, हम उनकी कितनी हिफाजत करते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पे ये बड़ी अफसोस की बात होगी कि हम दरख्त लगाते नहीं हैं और नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, उनकी हम हिफाजत नहीं कर रहे। इस पिक्चर को देखिए, ये डीकंपोजर में बाद में समझाता हूं क्या है। ये प्लांट आया, इसको हमने कहा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कैसे? ये सबसे कमाल ज़र्फ इस मखलूक का है कि जो सूरज की रोशनी लेकर, ये तो हम कह रहे हैं ना, हम बड़ी मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत तो पौधा कर रहा है। ठीक है, इसने सूरज की रोशनी ली, यहां से पानी इसने एब्जॉर्ब किया, और वाटर प्लस ये जो हीट है इसको यूज किया, और इसने बना दिया, अल्लाह आपका भला करे, ग्लूकोज। अब ये, जब ये ग्लूकोज बना तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी। कुछ ग्लूकोज इस फ्रूट में भर जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट ही चलते फिरते जो है वो तोड़ के खा लेते हैं। कुछ इसके पत्तों में वगैरह वगैरह, या फिर इसकी जगह पे अगर घास होगी तो उसमें भी। अब इससे आगे ये एक हर्बीवोर दिया हुआ है, इसने इसका पत्ता खा लिया, तो वो वाला ग्लूकोज इसमें चला गया। इसको इस रैट ने खा लिया, वो वाला ग्लूकोज इसमें चला गया। ग्लूकोज मीन फूड समझ लेना, डिफरेंट प्रोटीन भी होगी इसके अंदर, जो कुछ भी होगा वो, जाहिर सी बात है आया तो प्लांट से ही है ना। तो मैं सिंपलिसिटी ऑफ द टर्मिनोलॉजी के लिए ग्लूकोज वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमने बनाया ग्लूकोज था। अब ग्लूकोज ही इनरिच होके स्टार्च बनता है, उसके बाद यही
डिफरेंट बाकी टाइप्स में, प्रोटीन उसमें ग्लाइकोजन में एंड एनिमल्स में जाके स्टोर होता है। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। रैट हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब रैट भी सांप के हत्थे चढ़ेगा। अब वो वाली सारी फूड यहां तक पहुंच गई। इससे आगे ये सांप भी किसी के हत्थे चढ़ने लगा, ये टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर ने कल को मरना है। अब जब इसने मरना है तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया या इस किस्म की मखलूक है जो इसके बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे जर्रात में कन्वर्ट करती है, जो कि इन प्लांट्स के काम आता है एज फर्टिलाइजर्स। तो ये एक एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में इस तरह से समझा जा सकता है। अब जब एनर्जी फ्लो की बात कर रहे थे तो उससे पहले फूड चल रही थी। फूड चलने के साथ साथ हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फूड किस तरह से चल रही है। यहां पे तो उसने सादा से तरीके से समझा दिया कि किस किस तरह से ये चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो हम नहीं देख रहे ना, तो इसको थोड़ा सा फूड चेन को समझना चाहिए। और फूड चेन को समझने के साथ साथ एक फूड वेब भी होती है, भी ये आपको बता दूं। ये इसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी from one animal to another animal in the process of eating and being eaten। ये वाली बात। तो एनर्जी is transferred from producer to the different levels of consumers। ये प्रोसेस आपका एनर्जी फ्लो कहलाता है। फूड चेन एंड फूड वेब। तो मैंने कहा कि फूड चेन भी होती है, फूड वेब भी होती है, इसमें कोई डिफरेंस भी होगा। ये देखिए, ये एनिमल चेंज किए गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। ये फूड चेन देखिए जरा। फूड चेन कहते हैं एक लाइन, फूड की एक लाइन। और अगर इस एक लाइन में कोई और भी एंटर हो जाएगा तो फिर हम इसको फूड वेब का नाम देंगे। अभी हम समझते हैं कैसे। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम अ चेन फॉर्म अ चेन, उसको हम फूड चेन कहते हैं। कि किसी भी प्रोसेस में एक जानवर खाता है और उसको अगला खा जाता है, यानी ईटिंग एंड बीइंग ईटन की जो सीरीज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फूड चेन। कैसे? प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, उनको रैबिट ने खा लिया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स इसके हत्थे चढ़ गया। ये एक सीरीज बनाई है। ये अभी उसने साइकिल नहीं बनाया, याद रखें। एक लाइन है, सीरीज है, सिंपल सीरीज है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। अगर इसमें कोई और एंटर हो जाएगा, इस रैबिट को कोई और चीज खा जाए और उसको फिर ये लाइन खा जाए, या फॉक्स जो है ये यहाँ पे एक स्नेक या कोई और चीज रख देते हैं, चले बर्ड रख देते हैं। बर्ड को बर्ड ने इसको खाया और बर्ड को दोबारा फॉक्स खा गया, फॉक्स फिर इसके हत्थे चढ़ गया। अब अगर एक ही सीरीज में डिफरेंट लाइंस बन रही हों, एक लाइन को फूड चेन कहते हैं। और जो डिफरेंट लाइंस बन रही होंगी, ये देखिए। अब अगली पिक्चर पे गौर कीजिए, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं कि एक लाइन के अंदर अगर दूसरी लाइन एंटर हो रही है, ये देखें, तो एक से ज्यादा फूड चेन्स ऑफ एन इकोसिस्टम मेक फूड वेब। ये जाल होता है। यहां से रैबिट भी प्रोड्यूसर को खा रहा है, माउस भी प्रोड्यूसर को खा रहा है, ग्रास ऊपर भी प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो ऊपर देखें क्या होने लगा, रैबिट को फॉक्स ने भी खाया, रैबिट को हॉक ने भी खा लिया, और फिर इस रैट को ओल ने खा लिया, हाक ने खा लिया और फॉक्स ने खा लिया। इधर ग्रास ऊपर जिसको फ्रॉग खा रहा है, बर्ड भी खा रहे हैं। बर्ड इधर से सांप के हत्थे चढ़ गया और सांप को हॉक ने खा लिया, और इधर से फ्रॉग ने खा लिया ग्रास ऊपर को, और फ्रॉग फिर ओल के हत्थे चढ़ गया। इसका मतलब यह है कि किसी भी इकोसिस्टम में एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन, यानी एक चेन के अंदर दूसरी चेन भी एंटर हो रही होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज के जिंदा रहने के लिए एक से ज्यादा असबाब पैदा किए हुए हैं। देखिए, अगर किसी दिन इस फॉक्स को रैबिट नहीं मिलेगा तो इसको माउस मिल जाएगा। अगर आउल को किसी दिन फ्रॉग नहीं मिलेगा तो इसको माउस मिल जाएगा।
और ये बर्ड जो होते हैं, ये अगर ग्रास ऊपर नहीं मिलता तो इसको डायरेक्ट भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज एक कुदरत के निज़ाम की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात का रिज़्क जो है उसका बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसकी रीडिंग बेटा आपने खुद करनी है। और डीकंपोजर मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। ये डीकंपोजर वो जानदार हैं जो आगे ऊपर बात हुई है कि जब जानदार की डेथ हो जाती है तो उसको स्मॉल पीसेस में या उसके ज़रात में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो दोबारा से ये प्रोड्यूसर या प्लांट्स के लिए एज फर्टिलाइजर यूज हो सके। इनको हम डीकंपोजर कहते हैं। चलें जी, 1.2.2 इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड का वर्ड आपने इजिप्शियन पिरामिड से पढ़ा होगा कि ये इस तरह होते हैं कि नीचे से एक बड़ी चीज, उसके ऊपर उससे छोटी, उससे ऊपर उसके छोटी, और एंड पे ये एक इस तरह से ट्रायंगल टाइप बनता है। तो ये देखिए, प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं, इसको खाने वाले जो होंगे वो सिर्फ 10% रह जाएंगे, क्योंकि जाहिर है प्लांट ने जितनी फूड बनाई है कुछ उसने खुद भी खाई है ना। अब प्लांट के ऊपर पलने वाले इनसे कम होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर पलने वाले प्राइमरी कंज्यूमर से 10 गुना कम होंगे, और ये आते आते तकरीबन एंड पे कोई 1% बचेगा, आखिरी जो कंज्यूमर होगा उसके लिए। द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मीन फूड का लेवल समझ लें। प्रोड्यूसर पहले ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, हर्बीवोर्स उसके बाद दूसरे पे, प्राइमरी कंज्यूमर तीसरे पे, वगैरह वगैरह। बायोलॉजिस्ट कहते हैं द ट्रॉफिक लेवल रिलेशनशिप बाय द डायग्राम्स दैट टेक द शेप ऑफ पिरामिड। कौन सी डायग्राम? ये वाली। अब आपने देख लेना है कि ये प्रोड्यूसर थे, उसको हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को प्राइमरी कॉर्निवोर ने खाया, प्राइमरी कॉर्निवोर को सेकेंडरी कॉर्निवोर ने खाया, और कहीं से कोई ओमनिवोर भी यहाँ पे किसी स्टेप पे बैठा ही होगा ना हम जैसा। तो ये चलते चलते ये कोई 1% तक पहुंचता है। ठीक है, एंड पे जो है ना वो एनर्जी या फ्लूइड बहुत थोड़ी रह जाती है। इस पूरा पैराग्राफ को भी आपने पढ़ना है। द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन द नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब देखिए, अगर प्रोड्यूसर जो है इतने किलोग्राम्स बना रहे हैं तो इन पे पलने वाले सिर्फ इतने किलोग्राम फूड बनाएंगे, यानी इनका गोश्त इतने किलोग्राम हो सकता है। इन पे पलने वाले सिर्फ 1000 बनाएंगे, और इन पे पलने वाले ये वाले होंगे। अब आपने किसी भी जू में जाना है और चीजों को देखना है कि वहां पे तादाद किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी कम है, या फिर वैसे भी आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि जो छोटे लेवल पे होता है वो ज्यादा बनाता है, ऊपर वाले जो लेवल के लोग होते हैं वो कम होते हैं, और उनसे ऊपर वाले उससे भी कम होंगे। ये इनका बॉडी मास है, ये किलोग्राम्स में शो किया गया, ये इनका बॉडी मास है। ठीक है, लें जी, 1.2.3 है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब तक हमने बात की है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बायोटिक फैक्टर, उसके एबायोटिक फैक्टर, फिर हमने एबायोटिक फैक्टर की बात स्टार्ट कर दी, उसमें हमने 4 उसके बना दिए कि जी प्रोड्यूसर हो गए, उसके बाद प्राइमरी जो है कंज्यूमर हो गए, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, टर्शरी कंज्यूमर हो गए। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हमने कहा प्रोड्यूसर डायरेक्ट फूड बनाते हैं, हर्बीवोर्स हर्ब को खाते हैं, कॉर्निवोर्स गोश्त खाते हैं, और जो ओमनिवोर्स हैं वो हर्ब्स को भी खा लेते हैं और मीट को भी खा, या प्रोटीन खा लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं। अब इन सारी चीजों के बाद ऊपर हमने फूड चेन भी पढ़ा है, फूड वेब भी पढ़ा है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये स्नेक ने अगर बर्ड को खाया है तो बर्ड ने स्नेक को क्यों नहीं खाया? इसके दरमियान कंडीशन क्या है? स्नेक को अगर हॉक ने खाया है तो हॉक को स्नेक ने क्यों नहीं खाया? इसके दरमियान क्या कंडीशन है? ये रिलेशनशिप का नाम क्या है? हमने अभी सिर्फ ये देखा है रिलेशनशिप किधर को जा रहा है, किसको कौन खा रहा है। एक चीज को दूसरी चीज खा रही है, दूसरी को पहली क्यों नहीं खा रही? इनके दरमियान इन रिलेशनशिप के परमानेंट नेम्स हैं कुछ, उनकी उनकी तरफ अब हम जा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है
एक दूसरे के ऊपर इन्हासार करना, एक दूसरे के ऊपर बेस करना। तो इसके अंदर ये जो खाने और खाए जाने का सिलसिला है, एक दूसरे से फूड लेने का सिलसिला है, एक दूसरे से एनर्जी लेने का सिलसिला है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने का जो सिलसिला है, इसके कुछ नाम है। नंबर 1 प्रीडेशन, नंबर 2 कंपटीशन, नंबर 3 सिम्बियोसिस, नंबर 4, चलें ये 3 ही दिए हुए हैं, इसके अंदर ये बाकी इसके सब टाइप्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन कहते हैं शिकार करना, हंटिंग, शिकार करना। कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। प्रीडेशन है। अब जो शिकार होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रे। ये ई से लिखा जाता है, याद रखें, ए से नहीं होता। और जो शिकार करता है वो होता है प्रीडेटर, ये वाला प्रीडेटर, शिकारी। ठीक है। A frog that eats an insect is a predator or insect is the prey. The frog itself is prey to other organism. ये इंसेक्ट फ्रॉग को नहीं खाएगा, फ्रॉग को कोई और आउल टाइप जानवर होगा वो खाएगा। उस वक्त आउल जो है वो प्रीडेटर होगा और ये वाला जो फ्रॉग है ये प्रे होगा। बस इस रिलेशनशिप को समझें। नंबर 2 है कंपटीशन। कंपटीशन एक जैसे जानदार करते हैं असल में, और उनकी फूड, उनका शेल्टर सेम होता है। जिस तरह हम कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपनी खुराक के लिए कंपटीशन करते हैं ना, चीजें बेचते हैं, दुकान के सामने दुकान बना ली, वगैरह वगैरह। रिसोर्सेज के लिए हम जंग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कंपटीशन। अब ये देखिए आपके सामने दो जानवर जो हैं वो लड़ रहे हैं, ये किसी किसी ना किसी रिसोर्स के ऊपर या किसी ना किसी मसले के ऊपर लड़ रहे होंगे, क्योंकि ये एक जैसे जानदार है ना। एक जैसे जानदारों का आपस में कंपटीशन होता है सेम रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट को गेन करने के लिए। फूड हो सकती है, वाटर हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, या सनलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, जो इनकी कॉमन रिसोर्सेज की लिस्ट है उसमें से किसी भी चीज के ऊपर ये लड़ सकते हैं। कुत्ते आपस में गोश्त के पीछे लड़ पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सेम है ना, उनके रिसोर्सेज सेम है, रहन रहन सहन के। तो इनके अंदर दोनों को हम कंपटीटर कह सकते हैं। इनमें किसी का स्पेशल नाम नहीं कि इसका कोई और है और इसका कोई और है, ये दोनों कंपटीटर्स हैं। ठीक है। और ये कब कंपटीशन करते हैं? जब फूड, वाटर, शेल्टर या फिर कोई भी चीज लेस अमाउंट में होती है तो इनको फिर कंपटीशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस कहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो जानदार होते हैं, या तो दोनों को फायदा होगा या फिर एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। कितना खूबसूरत रिलेशनशिप। सिम्बियोसिस एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें या तो बोथ ऑर्गेनिजम्स वो गेन बेनिफिट, या फिर उनमें से ईदर ऑफ टू टेक्स बेनिफिट, और जो दूसरा होता है नीदर टेक्स बेनिफिट नॉर लॉस, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। तो जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये है म्यूचुअलिज्म, ये। और जिसमें सिर्फ एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन्सलिज्म। इन सिंबल्स को दोबारा देखें। जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है वो है म्यूचुअलिज्म, जिसमें एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉमन्सलिज्म। इन दोनों की डेफिनेशन को आपने याद रखना है। ये कॉमन्सलिज्म देख लें, यहां से पढ़िए। एग्जांपल इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट यहां से नेक्टर, छोटे छोटे जो मक्खियां होती हैं, शायद की मक्खियां, वो नेक्टर चूसने आती हैं और
इनके पोलन ग्रेन लग जाते हैं, जब उसने किसी और फूल पे जाना है तो पोलन को वहां पे ले जाती है और ये पोलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और जानदार भी हैं जो एक दूसरे को फायदा देते हैं और नुकसान नहीं होता इसमें दोनों का। इसके अंदर एक पैरासाइटिज्म भी होती है, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि वो सिम्बियोसिस प्रोसेस नहीं है, वो एक सेपरेट है। पैरासाइटिज्म में होता है कि एक को नुकसान हो रहा है, एक डाउन जा रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है। लाइक ये जो लाइस है या फिर कोई भी इंसेक्ट है, मॉस्किटो समझ लें, ये आपका ब्लड पी रहा है लेकिन आपको उससे फायदा कोई नहीं हो रहा, तो ये पैरासाइट है। तो ये मैंने सोचा कि आपको बता दूं ताकि कल को कहीं कहीं पैरासाइटिज्म आ जाए तो अगर तो सिम्बियोसिस के अंदर ऐड किया हुआ हो तो आपने इसको समझ लेना है कि एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है। ठीक है, ये कॉमन्सलिज्म का अपोजिट है। और नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इन चीज़ों को तसल्ली से देखना है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करना है और सीखिए, सिखाइए, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह ने जबान।